अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस में लाने वाले हैं वो है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर। सबसे पहले वाटर की इंपॉर्टेंस को डिस्कस में लाया जाएगा और फिर वाटर की प्रॉपर्टीज़ जो होंगी उन्हें भी डिस्कस में लाया जाएगा। सबसे पहले ही लाइन में ये बयान किया जा रहा है कि वाटर जो है ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन होता है, मतलब कि इसके अंदर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ में जुड़े होते हैं, जिस तरह से इसके फार्मूले के अंदर आपको नजर आ रहा है। अब देखने में तो ये वाटर का मॉलिक्यूल एक सिंपल मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसे जो है मीडियम ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी कि लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो वाटर के अंदर हो रही हैं। अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडीज़ के हवाले से तो 2/3 हमारी बॉडी का वो वाटर का बना हुआ है। 2/3 को अगर हम परसेंटेज में काउंट करेंगे तो ये तकरीबन 66.6% जो है इसकी बनती है। और मज़ीद लिखा हुआ है कि वाटर के बगैर हमारा वजूद ही नहीं होता, क्योंकि वाटर हमारे अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि वाटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ज़िंदगी को आसान बना रही है। और अगर हम बात करेंगे हमारे अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कंपोनेंट जो है वो भी ये वाटर होता है, जिसकी परसेंटेज 65 से लेकर के 89% हो सकती है। अब मल्टीसेलुलर जानदारों की अगर हम बात करें, क्योंकि उनके अलग अलग टिश्यूज़ हैं, तो उनके टिश्यूज़ के अंदर इसकी परसेंटेज मुख्तलिफ होगी। जैसे कि अगर हम हमारे बोन सेल्स की बात करेंगे, वहाँ पर वाटर जो है 20% मौजूद है। इस तरह सीड के अंदर भी 20% वाटर मौजूद होता है। लेकिन अगर हम हमारे ब्रेन सेल्स की बात करेंगे, वहाँ 85 से लेकर के 90% तक वाटर मौजूद होता है। कुछ जानदार ऐसे हैं जैसे कि हैं जेली फिश, वहाँ पर 99% जो है वाटर मौजूद होता है। इस वजह से वो ट्रांसपेरेंट हमें दिखने को मिलती है। मज़ीद यही बात लिखी हुई कि वाटर जो कई सारे रोल प्ले कर रहा है, जिस वजह से वो ज़िंदगी का जो मैटर होता है, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, उसे ठीक रखने का काम कर रहा होता है, मेंटेन करने का काम करता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल का जितना भी हिस्सा है वो सारा प्रोटोप्लाज्म है। चाहे वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट हो, न्यूक्लियोप्लाज्म का पार्ट हो, तो सेल का जितना हिस्सा वो प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म को लिविंग मैटर ऑफ द सेल कहा जाता है। तो सेल का अंदर का इन्वायरमेंट जो है वो सूटेबल रह पाता है वाटर की वजह से, और वो ठीक से काम भी कर पाता है। वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, किस तरह से टेम्परेचर का भी जो है वाटर के ऊपर असर रहता है। अब यहाँ सबसे पहले हमारे पास डिस्कस में लाया जा रहा है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़। वाटर के अंदर डिज़ोल्विंग प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर पाता है। और ये चीज़ जो इसके पास एबिलिटी आ रही है कि ये एक बेस्ट सॉल्वेंट है, ये इसकी दो चीज़ों की वजह से आ रही है। एक है इसकी पोलरिटी और दूसरा है इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से और पोलर नेचर होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सॉल्वेंट है। वाटर को हम पोलर क्यों कह रहे होते हैं? वाटर में जो एटम्स शामिल होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़े हुए हैं। अब क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन के पास एबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के करीब ज़्यादा आई है और हाइड्रोजन से दूर गई है, तो हाइड्रोजन के ऊपर हल्की सी पॉजिटिव चार्ज ज़ाहिर हो जाएगी। तो जिसके पास हल्की पॉजिटिव चार्ज हो और हल्की नेगेटिव चार्ज हो, पार्शियल चार्जेस इस तरह से मौजूद हो, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस, तो ऐसे कंपाउंड को पोलर कंपाउंड कहा जाता है। तो इस तरह से वाटर के पास दो हिस्से हैं। हाइड्रोजन वाला जो हिस्सा है वहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन वाले हिस्से पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। इस पोलर नेचर होने की वजह से, पार्शियल चार्जेस होने की वजह से, वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में भी जुड़ पाता है। मिसाल के तौर पर एक ये वाटर का मॉलिक्यूल है जिसके पास एक तरफ नेगेटिव चार्ज मौजूद है, दूसरे हिस्से में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। एक और वाटर का मॉलिक्यूल है जिसके पास इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव जो है चार्जेस मौजूद है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी। क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज मौजूद है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ये आपस में दो वाटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। एक ये वाटर का मॉलिक्यूल है, दूसरा ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये जो है दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से जो वीक अट्रैक्शन डेवलप हो रही है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। वाटर के अंदर कई सारे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से वाटर के कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके मौजूद रहते हैं। इस तरह से वाटर फ्लो भी ठीक से कर पाता है। तो कई सारे प्रॉपर्टीज़ वाटर के अंदर इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से भी हासिल होती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में भी काफ़ी फ़र्क आ चुका होता।
मतलब कि वाटर जो है वो -80 सेल्सियस पे जो है बॉयल होता, और फ्रीज होने के लिए -100 सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता। तो जानदार के अंदर ये किसी तरह से मुमकिन नहीं, ना ही इन्वायरमेंट के अंदर मुमकिन है। तो इस तरह से लाइफ हमारे पास बिल्कुल ही नामुमकिन सी मौजूद रहती है। अब यहाँ पर वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टी के हवाले से जिक्र किया जा रहा है कि वाटर के अंदर जैसे कि हमने कहा पोलर नेचर मौजूद होती है, वाटर पर पार्शियल चार्जेस मौजूद होती है। तो वाटर बाकी चार्ज मालिक्यूल्स को भी अट्रैक्ट कर लेता है, जिनके पास चाहे वो फुल चार्ज मौजूद हो या फिर पार्शियल चार्ज मौजूद हो। पार्शियल चार्ज वाले तो पोलर मालिक्यूल्स होंगे और फुल चार्ज वाले जो हैं आयंस होंगे हमारे पास। तो आयंस को भी अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है और इस तरह से पार्शियल चार्ज वाले पोलर मालिक्यूल्स को भी अपने गिर्द जमा कर लेता है या ये खुद उनके गिर्द आ जाता है। लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड के हवाले से, जो कि एक साल्ट होता है। वाटर के अंदर जब हम साल्ट को ऐड करते हैं तो होता यह है कि सोडियम जो है पॉजिटिव आयंस में टूट जाता है और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। अब वाटर के पास चार्जेस मौजूद हैं, जिस वजह से वाटर का मालिक्यूल क्लोरीन के नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहा है और सोडियम के पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से वाटर के अंदर ये चीज़ जो है वो भी डिजोल्व हो जाएगी, आसानी के साथ वाटर में मिक्स हो पाएगी। क्लोरीन भी नेगेटिव चार्जेस है तो हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो इसे अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और सोडियम पर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ऑक्सीजन के जो पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं वो उसे अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसी तरह से जब ग्लूकोज को भी वाटर में अगर हम दाखिल करेंगे, शुगर को भी वाटर में हम दाखिल करेंगे, आपने देखा होगा शुगर भी आसानी के साथ में वाटर में डिजोल्व हो पाती है। तो ग्लूकोज के अंदर भी हमें कई ज़्यादा हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे, इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद होते हैं। हाइड्रोक्साइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं इन हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह से ग्लूकोज जो है वो भी वाटर के अंदर आसानी के साथ में डिजोल्व हो सकता है। तो वाटर के अंदर चार्ज मॉलिक्यूल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स, चार्ज मॉलिक्यूल्स जब हम कह रहे हैं तो मुकम्मल चार्जेस की बात कर रहे हैं, और पोलर मॉलिक्यूल्स जब हम कह रहे हैं तो पार्शियल चार्जेस की बात कर रहे हैं। ये दोनों ही वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं। जब वाटर के अंदर ये मॉलिक्यूल्स मौजूद रहेंगे तो ये जो आयंस वगैरह वाटर में मौजूद होंगे ये आपस में रिएक्शन भी कर पाते हैं आसानी के साथ में। तभी वाटर जो है एक बेस्ट मीडियम होता है फॉर केमिकल रिएक्शंस। तो हमारे सेल के अंदर जो मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहते हैं वो भी वाटर के अंदर हो रहे होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि साल्ट हो गए, शुगर्स हो गए या अमाइनो एसिड्स हो गए, अमाइनो एसिड पर भी चार्जेस मौजूद होती हैं। ये वाटर में आसानी के साथ में डिजोल्व हो पाते हैं। जो वाटर में आसानी के साथ डिजोल्व हो पाएगा उसे हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग कहा जाएगा। लेकिन जिनके पास चार्जेस मौजूद नहीं है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि लिपिड्स हो गए, लिपिड्स वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाते इसी वजह से, क्योंकि इनके पास चार्जेस वगैरह मौजूद नहीं है। हम लिपिड की डेफिनेशन में भी बात करेंगे। लिपिड ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर में तो डिजोल्व नहीं हो सकते लेकिन किसी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो पाते हैं। तो लिपिड्स को हाइड्रोफोबिक कहा जाएगा, वाटर हेटिंग कहा जाएगा। ये वाटर के साथ में मिक्स नहीं हो सकते। लेकिन एक रिसर्च ये भी कहती है कि वाटर के अंदर कुछ स्पेसेस मौजूद होती है कि उन स्पेसेस को अगर खाली किया जाए तो जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो वहाँ पर भी आगे डिजोल्व हो सकता है। तो ये भी हमारे पास अभी भी पॉसिबिलिटी है कि लिपिड जैसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी वाटर में किसी हद तक डिजोल्व हो सकते हैं। ये पैराग्राफ इन्होंने दोबारा सेम वही दाखिल कर दिया, यहाँ पर भी ये वाला सेम इन्होंने दोबारा से ऐड कर दिया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो दिखा हुआ है, जो कि चेन का जैसे कि स्ट्रक्चर मौजूद है। इस तरह से आपको 6 कोने इसके अंदर नज़र आएंगे। अब इस ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है, ये वाले हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है इसके। इनके हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ में जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से वाटर जो है अपने अंदर ग्लूकोज को भी डिजोल्व कर रहा है और सोडियम क्लोराइड को भी डिजोल्व कर रहा है। वजह यही है कि उनके पास चार्जेस मौजूद है। अब हमारे पास एक और टॉपिक का जिक्र है, वो है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड का एक्सक्लूड हो जाना, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड का बाहर निकल जाना। जो नॉन पोलर या अनचार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे कि लिपिड्स हैं, ये वाटर में इनसॉल्युबल है। वाटर में इनसॉल्युबल होने की वजह क्या है कि इनके पास चार्जेस नहीं है, और चार्जेस ना होने की वजह से ये वाटर के साथ में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह नहीं बना सकते। तो जब भी हम इनको वाटर में दाखिल करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स इन्हें बाहर निकाल देंगे, इसे एक्सक्लूड कर देंगे। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जब बाहर निकल जाएंगे तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके हाइड्रोफोबिक एसोसिएशन एक दूसरे के साथ में बना लेंगे। यही बात आगे लिखी हुई है कि मिसाल के तौर पर अगर लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स को वाटर के अंदर दाखिल करेंगे जो कि इनसॉल्युबल है, ये वाटर से अलग हो जाएंगे
और आपस में जो है स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना लेंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे। वाटर के अंदर अगर हम लिपिड्स के कतरे भी दाखिल करेंगे, ऑयल के कतरे, वो सारे कतरे आपस में जुड़ करके एक बड़ा ड्रॉप बना लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है लिपिड्स जो है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना पाते हैं। होता है इस तरह से कि सेल के बाहर जो है वो भी पानी मौजूद है और सेल के अंदर भी पानी मौजूद है। बीच में जो है ये हमारे पास फास्फोलिपिड्स मौजूद हैं। तो ये फास्फोलिपिड जो है हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं। हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से मामला ये बनेगा कि बाहर का पानी जो है वो भी इन्हें अलग किए हुए और सेल के अंदर का पानी जो है वो भी अलग किए हुए। तो इस तरह से ये एक मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मतलब कि इस फास्फोलिपिड की वजह से अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता तो ये मेम्ब्रेन जो है डिजोल्व हो जाती वाटर में, सेल का स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाता। तो इस सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है एक पूरी सराउंडिंग जो बन रही है वो इस लिपिड की वजह से, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड की वजह से बन रही है, जो वाटर में भी स्टेबिलिटी इन्हें प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी का जिक्र किया जा रहा है जो कि है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं? अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम मौजूद है, हम चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है वो 15 सेल्सियस से मिसाल के तौर पर 16 सेल्सियस हो जाए। हम उस 1 ग्राम का 1 सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं। तो 1 ग्राम का 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हमें हीट एनर्जी चाहिए होगी, जितनी हमें एनर्जी कैलोरीज में चाहिए होगी, उस एनर्जी को जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाएगा। हर मॉलिक्यूल की अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पाई जाती है। मिसाल के तौर पर वाटर के अंदर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पाई जा रही है वो काफ़ी सारे कार्बन कंपाउंड से 2 गुना है और आयरन के मुकाबले में वो 9 गुना ज़्यादा है। यही बात लिखी हुई कि वाटर के अंदर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मौजूद है जिसकी वैल्यू 4.184 जूल्स के अंदर आ जाती है। इसका मतलब है कि वाटर को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। बहुत ज़्यादा जब इसको हीट मिलेगी, एब्जॉर्व करेगा, तब भी इसका टेम्परेचर जो है कम चेंज होगा। और अगर ये हीट लॉस भी करेगा तब भी बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर इसका जो है चेंज होने वाला है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वाटर को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं उससे हीट का ज़्यादातर इस्तेमाल वो अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यूज़ कर रहा होता है। इसीलिए टेम्परेचर पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम जब बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तभी उनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे वो आपस में टूटेंगे और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है आसानी से फिर जो है अलग अलग हो चुके होंगे, जिससे ही टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा तेज़ कर रहे होंगे। इस हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फ़ायदा क्या है? वाटर स्लोली जो है हीटअप होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद भी आहिस्ता से इसका टेम्परेचर बढ़ता है। और इस तरह से जब ठंडा इन्वायरमेंट होता है तभी इसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा स्टेबल रहता है, क्योंकि अगर हीट लॉस भी हो जाएगी वाटर की टेम्परेचर पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वाटर ना सिर्फ जो है टेम्परेचर को स्टेबल करता है जानदारों के लिए, जानदारों की अंदरूनी इन्वायरमेंट के लिए, पर जानदारों की जो बाहर की इन्वायरमेंट है वहाँ के वाटर का जो टेम्परेचर है वो भी वाटर की इसी प्रॉपर्टी की वजह से स्टेबल रह पाता है। अब हम दूसरे टॉपिक को जिक्र करने वाले वो है हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? अगर हमारे पास कोई लिक्विड मौजूद है, हम चाहते हैं उस लिक्विड को गैस में तब्दील करें, तो लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जो हीट का अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होगा उसे हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाएगा। वाटर के बारे में लिखा हुआ वाटर के पास हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जो है इसे चाहिए ताकि ये वेपर्स में अपने आप को बदल सके। वही बात लिखी हुई है कि बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है अपने आप को लिक्विड से जब ये गैस में बदल रहा होता है। वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है उसकी वैल्यू भी यहाँ पर दी गई है, 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम लिक्विड वाटर मौजूद है, हमें उसे वेपर्स में बदलने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए होगी वो 574 किलो कैलोरीज चाहिए होगी, तब जा कर के 1 किलोग्राम जो है वो वेपर्स में तब्दील होगा। इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा क्या है? इस प्रॉपर्टी की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मॉडरेट रह रहा है, वो ज़्यादा हाई नहीं हो रहा। वजह यही है कि अगर हमारे पास कहीं पर वाटर मौजूद होगा तो वाटर उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो अर्थ के टेम्परेचर में से काफ़ी ज़्यादा हीट जो है वो लॉस हो चुकी होगी। उसके अलावा लिखा हुआ है कि हमारे अंदर भी या प्लांट्स के अंदर भी ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। प्लांट एनिमल दोनों में ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। कूलिंग इफेक्ट किस तरह से प्रोड्यूस करेगा? मिसाल के तौर पर प्लांट्स जो है पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो पानी को लॉस करते हैं वेपर्स के अंदर। अब लाजिम बात है जब वो वेपर्स बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हीट जो है उस वेपर्स को बनाने में खर्च कर लेंगे। इस वजह से प्लांट बॉडी में से ट्रांसपायरेशन के दौरान में जो है काफ़ी ज़्यादा हीट लॉस हो चुकी होगी। एनिमल्स भी जो है वो प्रेस्पायरेशन यानी कि स्वेटिंग का प्रोसेस करते हैं। हमारी बॉडी भी पसीना प्रोड्यूस करती है। अब वो पसीना जो हमारी बॉडी पर मौजूद रहेगा, हमारी बॉडी चाहेगी कि वो पसीना जल्दी से एवोपरेट हो जाए,
तो उसे एवापोरेट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी हीट को लॉस करेगी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी हमारे में से लॉस हो जाएगी ताकि वेपर्स बना करके वाटर को लॉस किया जा सके। पहले हमने जिक्र किया था कि 1 किलोग्राम के लिए 574 किलो कैलोरीज एनर्जी जो थी वो दरकार थी। अगर 1 ग्राम हमारे पास मौजूद हो वाटर का, जब प्लांट में से या एनिमल में से 1 ग्राम वाटर का लॉस होता है तो उसके साथ साथ 574 कैलोरीज जो हीट एनर्जी होगी वो भी हमारी बॉडी में से लॉस हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास 1000 मिलीलीटर वाटर मौजूद है, यानी कि हमारे पास 1 लीटर वाटर मौजूद है, जब इस 1000 मिलीलीटर वाटर में से सिर्फ 2 मिलीलीटर वाटर जो है एवापरेट होगा, वेपर्स में बदलेगा, तो बाकी जो हमारे पास 99 मिलीलीटर वाटर हमारे पास बचेगा उसका टेम्परेचर जो है 1 सेल्सियस कम हो चुका होगा। तो इस तरह से वाटर को एवापरेट करके टेम्परेचर जो है वो ठंडा रखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं कोहेसन के हवाले से। जैसे कि हमें मालूम है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। वाटर के अंदर एक तो चार्जेस मौजूद होते हैं, उस चार्जेस की वजह से ही मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। जब एक तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्टेड हो, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हो, इसे कोहेसन कहा जाता है। एक और प्रॉपर्टी होती है, जब अलग मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं उसे एडिशन कहा जाता है। तो वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा कोहेसन पाई जा रही है, मतलब कि वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? प्लांट्स की बात हो रही है कि प्लांट को जब अपना वाटर ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वो कोहेसन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जब उन्हें रूट से लीफ तक जो है पानी लेकर जाना होता है, क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल फिर तीसरे मॉलिक्यूल, इन तमाम मॉलिक्यूल्स के साथ में ये जो है आपस में जुड़े रहेंगे। अगर हम बात करेंगे लीफ के हवाले से, मिसाल लीफ में पानी मौजूद है, लीफ में से पानी जो है खींचा जाएगा, तो लीफ में से अगर एक पानी का कतरा ऊपर चला गया मिसाल के तौर, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में कड़ी से जुड़े हुए, दूसरा कतरा जो है आगे आ जाएगा, फिर तीसरा कतरा जो है वो और आगे आ जाएगा, एक जंजीर की तरह। जैसे हम जंजीर को खींचते हैं तो दूसरे ऐसे आगे आ रहे होते हैं। तो इस तरह से जालिम के अंदर एक पुलिंग फोर्स जो है वो जनरेट होती है जो वाटर को खींचने का काम कर रही होती है। इसे हम ट्रांसपायरेशन पुल भी कह रहे होते हैं कि ट्रांसपायरेशन पानी को ऊपर खींच रही होती है। ये कोहेसन की वजह से हो रहा है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो जाइलम के अंदर जो पानी की मूवमेंट हो रही है और वाटर जो है अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऊपर आ रहा है, ये कोहेसन की वजह से आ रहा है। हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर भी जो ब्लड फ्लो कर रहा है ये सारा कोहेसन की वजह से ही हो रहा है। अब यहाँ पर मज़े लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से जब वाटर की मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, करीब हैं, तो इनके पास सरफेस टेंशन भी ज़्यादा हो जाती है। सरफेस टेंशन को आप इस तरह समझ लें कि एक बहुत ही पतली सी जो है वो लेयर मौजूद है जो वाटर के ऊपर मौजूद है और वो वाटर की शेप को जो है मेंटेन किए हुए है। अगर कहीं पर पानी मौजूद है, अगर हम उसके ऊपर उंगली भी रखते हैं उसका शेप बिगड़ता नहीं है। तो वाटर इसी तरह से बिहेव करता है जैसे उसके पास एक लेयर मौजूद है, किसी इनविजिबल चीज़ की लेयर बनी हुई है। यहाँ पर एक इंसेक्ट की भी एग्जाम्पल लिखी हुई है जिसका नाम है वाटर स्ट्राइडर। वाटर स्ट्राइडर आसानी के साथ में वाटर के ऊपर जो है वो मूवमेंट कर पा रहा है। इसकी वजह यही है कि वाटर में सरफेस टेंशन पाई जा रही है जिस वजह से एक्सटर्नल फोर्स का वाटर के ऊपर असर नहीं हो रहा और वाटर का शेप जो है वो मेंटेन रह रहा है। वाटर जो ड्रॉप्स बनाता है वो भी इसी सरफेस टेंशन की वजह से वो कतरे बना रहा होता है। यही लिखा हुआ है कि एक इंसेक्ट है जिसका नाम वाटर स्ट्राइडर है, वो वाटर पर वॉक कर सकता है और वाटर का सरफेस भी ख़राब नहीं करता। अब यहाँ पर वाटर की एक और प्रॉपर्टी का जिक्र किया जा रहा है, वो है आयोनाइजेशन ऑफ द वाटर। वाटर के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। अगर वाटर के कोवलेंट बॉन्ड जो है वो टूटते हैं तो वाटर जो है आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि वाटर जो है H पॉजिटिव के आयन और हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयंस दे रहा होता है और ये वाला प्रोसेस रिवर्सिबल है, यानी कि H पॉजिटिव आयंस और OH के नेगेटिव आयंस अगर बनेंगे तो वापसी वो वाटर में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 लीटर वाटर मौजूद है, उस 1 लीटर वाटर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो 550 मिलियन के करीब वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। लेकिन उन 550 मिलियन में से सिर्फ एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज होता है, यानी कि समझ लें कि एक समंदर में से एक कतरा जो है वो आयोनाइज हो रहा है। बहुत ही कम तादाद में आयोनाइजेशन हमें देखने को मिल रही है। अब अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहा है तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बने, जो कि 1 लीटर के अंदर उनकी जो वैल्यू रहेगी वो 10 की पावर -7 रहेगी, जो कि बहुत ही कम जो है तादाद में ये OH और H पॉजिटिव आयन हमारे पास बने हैं। ये 10 - 7 कितना होगा? 0.0000001।
तो बहुत ही कम तादाद के अंदर ये H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस जो है आयंस में बदले हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जिक्र किया जा रहा है कि जो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस होते हैं और OH के नेगेटिव आयंस होते हैं, ये कई सारे केमिकल रिएक्शन का हिस्सा भी बन जाते हैं। जैसे कि जब हाइड्रोलाइसिस हो रही होती है, मतलब कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल मौजूद है। अब इस मॉलिक्यूल ने टूटना है। इस बड़े मॉलिक्यूल का जब ब्रेकडाउन होगा, वाटर की मौजूदगी में ही उसका ब्रेकडाउन होगा। और जब ये मॉलिक्यूल अलग हो चुका होगा इस तरह से और दूसरा मॉलिक्यूल भी अलग हो चुका होगा, तो H पॉजिटिव आयंस जो है इसके साथ में जुड़ जाएंगे और OH के नेगेटिव आयंस जो है वो इसके साथ में जुड़ जाएंगे। ये OH के नेगेटिव आयंस और H पॉजिटिव आयंस कहाँ से आए? ये वाटर के ब्रेकडाउन होने से हमें हासिल हुए, जो कि अब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में अटैच हो चुके हैं उसे ब्रेकडाउन कर लेने के बाद में। मज़े लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई मीडियम मौजूद है, हम देखेंगे कि उस मीडियम के अंदर H पॉजिटिव आयन कितने मौजूद है और OH के नेगेटिव आयंस जो है कितने मौजूद है। फिर हमें अंदाज़ा पड़ेगा कि वो जो मीडियम हमारे पास मौजूद है वो एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम हमारे पास मौजूद है। मतलब कि अगर H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे तो हम उसे एसिडिक मीडियम कंसिडर करेंगे, और जहाँ पर OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा होंगे उसे एक बेसिक मीडियम जो है कंसिडर किया जाएगा। इस एसिडिटी और अल्कलाइनिटी यानी कि बेसिसिटी का मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसकी वैल्यू जो है वो pH स्केल में काउंट होती है। 1 से लेकर के 14 तक pH वैल्यू होती है। 7 इसमें न्यूट्रल होता है, 7 से कम वाला जो होगा वो एसिडिक और 7 से ज़्यादा वाला जो होगा वो बेसिक कहलवाएगा। ये सारा ज़रूरी क्यों है? ये एंजाइम्स के लिए ज़रूरी है। हमारे पास जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम जिनको हम कह रहे हैं, जो कि रिएक्शन को जो है स्पीड अप करने का काम करते हैं, वो एक खास तरह की pH रेंज में काम करते हैं। मिसाल के तौर पर एक जो 1.5 की pH में काम कर रहा है, अगर pH बदलेगी, मिसाल के तौर पर OH नेगेटिव आयन ज़्यादा आ गए, तो pH हमारे पास अल्कलाइन होने वाली है। उस सूरत के अंदर ये रिएक्शन हमारा नहीं होने वाला, क्योंकि pH अब बढ़ चुकी होगी। और इसी तरह से अगर कोई 8 की pH में काम कर रहा है जो कि अल्कलाइन नेचर में काम कर रहा है, अगर H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो गए तो उस सूरत के अंदर भी pH जो है हमारे पास कम हो चुकी होगी, एसिडिक ज़्यादा हो चुकी होगी, और उस तरह से भी हमारे पास जो है रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो वाटर pH को कंट्रोल करने के लिए भी अपने हिसाब से H पॉजिटिव आयंस या OH के नेगेटिव आयंस दे रहा होता है, ताकि pH मेंटेन रह सके। जो pH को कंट्रोल करने का काम करेगा उसे बफर कहा जाता है, और जो एसिड बेस दोनों का तौर पर काम करेगा उसे एम्फोटेरिक कहा जाता है। तो वाटर को हम एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल भी कह रहे होते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स मौजूद है, मिसाल एसिड्स मौजूद है, वो OH के नेगेटिव आयंस के साथ में कंबाइन होते हैं, और हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस जो है वो मीडियम में ही छोड़ देते हैं। जो भी H पॉजिटिव आयंस देगा उसे हम लोग एसिड कह रहे होते हैं। तो H पॉजिटिव आयंस के ज़्यादा बढ़ने से जो है मीडियम जो है एसिडिक हो जाएगी। इस तरह से जो हमारे पास बेसिस होंगे वो H पॉजिटिव आयंस के साथ में कंबाइन होते हैं, और मीडियम के अंदर OH के नेगेटिव आयंस दे देते हैं। जो OH के नेगेटिव आयंस देता है उसे हम एक बेसिक कह रहे होते हैं। तो ये OH के नेगेटिव आयंस मीडियम में छोड़ देते हैं। इसके नतीजे के अंदर जो मीडियम बनेगा वो बेसिक यानी कि अल्कलाइन हमारे पास बन जाएगा। अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी मौजूद है, वो है मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 सेल्सियस। अगर हमारे पास वाटर मौजूद है और वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी जो होगी वो 4 सेल्सियस के टेम्परेचर पे होगी, जैसे ही टेम्परेचर 4 सेल्सियस से मज़ीद कम हुआ तो उस सूरत के अंदर वाटर जो है लाइट बनता जाएगा, वाटर की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसकी वजह क्या है कि जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं, टेम्परेचर कम होने पर वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब वाटर 0 सेल्सियस पे पहुंचेगा तो वाटर फ्रीज हो चुका होगा, आइस बन चुका होगा। आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो अरेंजमेंट होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप्स हमें देखने को मिलते हैं। इस वजह से जो आइस होगी वो कम डेंस होती है लिक्विड वाटर के मुकाबले में। लिक्विड वाटर ज़्यादा डेंस होता है और आइस जो है कम डेंस होती है। इसी वजह से जब भी हम लोग वाटर में आइस को दाखिल करेंगे, आइस हमेशा स्विम कर रही होगी क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। यही बात लिखी हुई कि 0 सेल्सियस पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को बहुत ही दूर कर चुके होंगे लिक्विड वाटर के मुकाबले में। अब आपको एक तरफ लिक्विड वाटर नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ आइस नज़र आ रही है। अगर आप लिक्विड वाटर को देखेंगे तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के कई ज़्यादा करीब मौजूद है। लेकिन जब आप आइस के अंदर देखेंगे आपको एक खास पैटर्न नज़र आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स का, कि एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ जो अरेंजमेंट में जुड़ा हुआ है। इस अरेंजमेंट के नतीजे में इनको काफ़ी ज़्यादा गैप चाहिए और इस गैप की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हल्के बन जाते हैं।
जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि एक हमारे पास लिक्विड वाटर मौजूद था जो इतनी जगह घेरे हुए था, आइस जो होगी वो एक्सपेंड होकर के ज़्यादा जगह को घेरेगी। वजह यही होगी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में गैप ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब उनका टेम्परेचर कम होगा कि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं और एक खास पैटर्न में हमें नज़र आ रहे होते हैं। अब इसके फ़ायदे का जिक्र किया जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई झील मौजूद है, कोई बहता हुआ पानी मौजूद है, हमारे पास कोई रिवर मौजूद है, हमारे पास कोई दरिया मौजूद है, तो अगर वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है तो जो आइस बनेगी वो सिर्फ सरफेस के ऊपर बनेगी जैसे ही टेम्परेचर कम होगा। और सरफेस पर अगर ऊपर की तरफ आइस बन गई, लिक्विड वाटर नीचे का जो है वो वैसे का वैसा पड़ा होगा। और वो क्यों पड़ा रहेगा? आइस ऊपर मौजूद है तो वो इंसुलेटर का काम कर रही है, वो हीट लॉस को होने से रोक रही है, तो हीट बाहर नहीं जा रही, इस वजह से आपका टेम्परेचर ज़्यादा कूल नहीं हो रहा। और पानी के अंदर की जाना जो है वो भी इसी तरह से प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब यहाँ पर समराइज करके उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को जिक्र में लाया जा रहा है। वाटर बेस्ट सॉल्वेंट है पोलैरिटी की वजह से, और कई सारे रिएक्शंस फिर इसके अंदर हो रहे हैं, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स इसमें डिजोल्व हो रहे हैं। मैक्सिमम हीट कैपेसिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आ रही है, जानदारों का कांस्टेंट रहेगा इस वजह से। आइस की 4 सेल्सियस पे डेंसिटी ज़्यादा रहती है, उसके बाद कम हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसकी डिफरेंस की वजह से। फिर आइस जो है ऊपर की तरफ तैर पाती है, जिस वजह से पानी के अंदर की ज़िंदगी महफूज रहती है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मौजूद है, ये अर्थ के टेम्परेचर को और बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा रखने में हेल्प कर रही है। आयनाइजेशन मौजूद है कोवलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से, इस वजह से जो है एसिडिटी या अल्कलाइन नेचर जो है बन रही होती है, पीएच मेंटेन रह पाती है। कोहेसन मौजूद है पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और इसके नतीजे में वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता रहेगा रूट से लीफ तक। तो ये सारा जो है वाटर की प्रॉपर्टीज़ की अहमियत का यहाँ समराइज़ करके आपके लिए दिखाया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।